गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 4.2 के 3 क्वेश्चन जो अपने रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अपने इन चैप्टर्स में कर क्या रहे हैं, अपने सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अगर मैं उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फिर देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। आगे इसको देखिए आप ध्यान से इसको सोल्व करने का मेथड, तो सोल्व करने का मेथड फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड चल रहा है? फैक्टराइजेशन मेथड। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी उसके फैक्टर करने होंगे। अब क्वेश्चन समझिए, कहता है फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर कैसे हैं? कॉन्जुगेटिव। कैसे हैं? कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो सॉल्यूशन, लेट x एंड x + 1 आर आवर 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कल वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार होने चाहिए, जैसे 7 8 11 12 100 और 101, 2 लगातार नंबर। तो मैंने 2 नंबर ले लिए x और x + 1। कैसे हैं ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, इंटीजर हैं। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनकी स्क्वायर का सम। कहने का मतलब x की स्क्वायर और दूसरा नंबर कौन सा है अपने पास, x + 1 की होल स्क्वायर। ये क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनकी स्क्वायर x की स्क्वायर और x + 1 की स्क्वायर। और इसका क्या करना है, सम करना है। और ये किसके इक्वल है, 3 6 5। इससे अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो आपका एक नंबर हो जाएगा और x + 1 अपना दूसरा नंबर हो जाएगा। देखें, ये देखिए x की स्क्वायर प्लस इसके अंदर अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो फार्मूला लग रहा है a + b की होल स्क्वायर। कौन सा लग रहा है, a + b की होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। a² यानी कि x² + 2ab कितना है 1 + b² = 3 6 5। क्या किया, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखिए ये x², ये पड़ा है 1 का मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2x ही आएगा। 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, = 3 6 5। यहाँ से देखिए x² कितना होता है, 2x²। ये क्या पड़ा है, 2x। ये क्या पड़ा है, प्लस का 1। ये -365 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पीछे रहेगा 0। ठीक है, अब देखिए ये है 2x², ये है 2x और ये हो गया -364 = 0। अब चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, a 2 है, b 2 है, c -364 है। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं तो 2 और ये भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, कॉमन। अंदर क्या बचा, x की स्क्वायर प्लस x - 182 = 0। बचा कि नहीं बचा? ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड होके उधर चला गया तो x² प्लस x - 182। ठीक है, = 0। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 कॉमन नहीं लेता तो मुझे क्या देखना पड़ता। अब मैं देखो इसको अगर मैं इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, ac। कल मैंने आपको बताया था ना, a कितना है मेरे पास, x² का कोफिशिएंट 1 और c कितना होता है, कांस्टेंट टर्म यानी कि -182। तो AC कितना है 1 इंटू -182 यानी कि -182। अब आगे क्या करना है,
आगे मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या है 182। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू 182, फिर 2 से करूंगा तो 2 इंटू 91, फिर किसे करें, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से चला जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 26, 8 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से। 13 इंटू 14, 13 इंटू 14। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने इनको डिवाइड करके देखा। ये 1 से डिवाइड हो रहा था तो 1 इंटू 82, ये 2 से हो रहा था, ये 7 से हो रहा था और ये 13 से हो रहा है। अब देखिए यहाँ नंबर किसका है, माइनस का। माइनस का नंबर कब आता है, जब एक प्लस के नंबर को एक माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस का नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। 2 प्लस का है तो 91 माइनस का होगा, 2 माइनस का है तो 91 प्लस का होगा। 7 प्लस का है तो 26 माइनस का होगा, 7 माइनस का है तो 26 प्लस का होगा। 13 प्लस का है तो 14 माइनस का होगा, 13 माइनस का है तो 14 प्लस का होगा। कहने का मतलब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -182 आ रहा है। अब देखो b की वैल्यू, b कितना है अपने पास, यहाँ 1, कितना है 1, b 1 है तो देखो किसके अंदर आ रहा है, इन दोनों का ऐड किया -181, यहाँ लिखते हैं b इक्वल टू 1 है, इनका ऐड किया तो -181, इसका ऐड किया तो +181, इनका ऐड किया तो -89, इनका ऐड किया तो +89, इसका किया तो -19, इसका किया तो +19, इसका किया तो -1, इसका किया तो +1। 1 और -182 को ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों नंबर है ना, इन दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए 1 कहाँ आ रहा है प्लस का, ये रहा, यानी कि मेरे नंबर कौन से होंगे, मेरा नंबर होगा एक -13 और एक प्लस का 40। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है -182 और जिनको ऐड करने पर क्या आ रहा है +1। अब सुनिए, मैंने वो वाली इसको 2 को कॉमन क्यों लिया था, इसकी कहानी भी सुन लीजिए। अगर मैं 2 को कॉमन ना लेता, अगर मैं 2 को कॉमन ना लेता तो ये क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू 2, b की 2, c की -364, c की कितनी है -364। यहाँ से ac देखता, ये वाला स्टेप देख रहा हूँ मैं भाई, ac देखता तो 2 -728। फिर मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए होते जिनका मल्टीप्लाई -728 आए, तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ती कि नहीं बढ़ती। तो इससे अच्छा है अपने 2 को कॉमन लेके कम कर दें, अपनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो अपने दो नंबर कौन से निकले थे, अपने दो नंबर निकले थे -13 + 14। कौन से दो नंबर निकले थे, -13 + 14। क्या करना है, x² का x², -182 का -182, यहाँ लिख दो -13, यहाँ लिख दो +14, ये भी x है, यहाँ भी x है। अब करना क्या है, अब कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, अंदर रहेगा x -13, इसमें से कॉमन आ रहा है +14, अंदर रहेगा x -13। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप किया सोल्व इसको तो ये आएगा x -13, यहाँ से आपने किया तो x -13 आ गया बाहर, अंदर रहेगा x + 14 = 0। हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे देखिए, इसको अगर अपने सोल्व करें तो ये देखिए यहाँ कर रहा हूं। अब क्या केस आता है, अब आपके पास केस आता है आइदर x -13 = 0 और x + 14 = 0। यहाँ x की पावर कितनी है 2, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो उसमें से एक सॉल्यूशन इससे निकल जाएगा, एक इससे निकल जाएगा। यहाँ से निकलेगा तो x = -13 उधर जाएगा तो +13, यहाँ से निकलेगा x = -14। अब आप खुद सोच के देखो, आपने शुरू में क्या लिखा था, x कैसा है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। x कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। नीचे लिख दो x = -14 इज नॉट
पॉसिबल बिकॉज x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x कैसा इंटीजर है बच्चों? पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में कैसे हो सकती है? तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? एंड x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। आवर नंबर्स, और अपने नंबर क्या निकल गए? एक निकल गया 13, एक निकल गया 14। समझ गए? आप चेक करना है तो चेक करो। ये क्या कहता है? दोनों नंबर का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 365। तो ये देखो यहाँ चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ऐड करो इनको, 365। अपना आंसर क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पहला सीखे हुए सारे ज्ञान का निचोड़ निकाल लेता है। इसके अंदर देखो, जब तक आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ क्या मीनिंग लिखा हुआ है? एल्टीट्यूड। क्या लिखा हुआ है? एल्टीट्यूड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल क्या होता है? सॉल्यूशन डायग्राम बनाना है आपको। राइट ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल किसको कहते हैं? जिसके अंदर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ ये है 90 डिग्री का, तो ये कौन सा हो गया? राइट ट्राइंगल। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड कहते हैं बच्चों किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो उस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, मुझे इसके एल्टीट्यूड निकालने हैं, तो मैं इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन को क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। 7th या 8th में आपने सीखा है ये, ठीक है। यहाँ से डाल दूं तो इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, यहाँ से डाल दूं तो इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। और जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। आपने पढ़ा था एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर देखिए इस पॉइंट से मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालूं तो परपेंडिकुलर यही तो आया है कि नहीं आया? यही आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री तो दी ही है। राइट एंगल में 90 डिग्री तो बनता ही है। तो कहने का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ये साइड्स होती है ना 90 डिग्री बनाने वाली, ये साइड ही एल्टीट्यूड होती है। देखिए यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये बन जाएगा एल्टीट्यूड। दोनों एल्टीट्यूड मिल किस पे रहे हैं? ए पे। तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है। अपनों को ऑर्थो सेंटर का तो कोई रोल नहीं है, अपनों को तो बस आपको एल्टीट्यूड का मीनिंग बताना था। तो ये एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है, ये दोनों एल्टीट्यूड हैं। देखिए आपको क्या कहता है? एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो नीचे वाला डायग्राम तो साफ हो गया। मैं ए बी को क्या ले रहा हूं? बेस। फिर ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड। इसको बेस ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। आपकी मर्जी है, कोई ले सकते हो। ये बेस ले लिया, मैं मान लेता हूं लेट बेस इक्वल टू x सेमी, यानी कि ये कितना है? x सेंटीमीटर। कह क्या रहा है? एल्टीट्यूड है ना जो 7 सेंटीमीटर लेस देन है इसके बेस से, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया? x माइनस 7 सेमी छोटे है ना, बेस 7 है तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? x माइनस 7। आगे कहता है हाइपोटेनस इज 30 सेमी। टेनस कौन सी है? BC। ये कितनी गिवन है आपको? 13। कितनी गिवन है? 13। अब आपने जानते क्या हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस की स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर
प्लस एल्टीट्यूड की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर कितनी है? ये है बच्चों 13 की स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13। बेस कितना है? x, तो ये हो गया x की स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7, तो ये हो गया x माइनस 7 की स्क्वायर। यहाँ से करते हैं, ये आएगा 169, ये आएगा x स्क्वायर, इसको खोलते हैं तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। देखो कैसे किया, 13 की स्क्वायर 169, x की स्क्वायर, ये लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, तो a है x की जगह x की स्क्वायर। फिर आता है माइनस है तो माइनस 2ab, 2a यानी 2x इंटू 7 यानी कि 14x प्लस b की स्क्वायर यानी कि 7 की स्क्वायर 49। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस 60 एक बार इसको पढ़ा रहने दो। 169 इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना है? प्लस 49। माइनस 169 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये कितने किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ 0 पड़ा है, ये 2x स्क्वायर पड़ा है, माइनस 14x पड़ा है, प्लस 49 पड़ा है, माइनस 169 पड़ा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 0 पड़ा है, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 14x है। 9 में से 9 गए 0, 16 में से 4 गए 12, माइनस का आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कैसे? 14 भी 2 से डिवाइड होता है, 120 भी 2 से डिवाइड होता है। तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 0, यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो आगे वाला स्टेप मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो x स्क्वायर वाली लाइन है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड में आएगा तो 0.2 कितना होता है? 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग क्या कर चुके हो? सीख चुके हो कि नहीं सीख चुके? ठीक है। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए। ये कितना है? a1, b कितना है? -7 और c कितना है? -60। यहाँ से ac कितना आएगा बच्चों? 1 इंटू -60 यानी कि -60। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई -60 होता है। तो मैं एक बार डायरेक्ट लिख दूं, कौन से नंबर लूंगा यहाँ पे मैं? 5 और 12। आप सारा करके देखना, 1 इंटू 62 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 15 सारे निकालना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 इंटू 12, मैं ये नंबर लूंगा। और फिर मेरे पास नंबर किसका आ रहा है? नेगेटिव का। तो या तो हो सकता है 5 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, या 5 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, तभी तो इनका मल्टीप्लाई माइनस का आएगा। ये तो मैं आपको पीछे से कई क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। अब b देखो कितना है? -7, तो -7 किस में आ रहा है? +15 -12 -7। तो मेरे पास नंबर क्या है? +5 और -12। नंबर क्या है? +5 और -12। तो ये यहाँ रख दिया, x स्क्वायर +5 -12 x आगे -60 इक्वल टू 0। नंबर क्या आया था? +5 और -12, तो -7 की जगह लिख दिया +5 और -12। यहाँ x था तो ये भी x और ये भी x। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x अंदर आ गया, x +5। यहाँ से -12 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया x +5 इक्वल टू 0। यहाँ भी x +5 है, यहाँ भी x +5 है, तो यहाँ से x +5 कॉमन आ रहा है, अंदर रह रहा है x -12 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए अब आगे क्या केस हो सकता है। आगे मैं एक बार उधर से रफ कर रहा हूँ, इधर से ये लो। अब आपके पास क्या केस आ सकते हैं? आपके पास आ सकता है आइदर x +5 इक्वल टू 0 और x -12 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 12, यहाँ से x इक्वल टू -5। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, तो कितने सॉल्यूशन निकले? 2। लेकिन आप ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू -5 नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू -5 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि बिकॉज x इज ए लेंथ, x क्या है लेंथ, और लेंथ क्या होती है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होती है। -5 तो 0 से भी छोटा है, तो ये अगर चलता ही नहीं तो 0 होता, ये तो इतना बड़ा है तो ये तो प्लस का ही होगा। x की वैल्यू क्या ही है 12, सो x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब बेस क्या आ गया अपना पास x यानी कि 12, और एल्टीट्यूड क्या आ गया x -7 यानी कि 12 - 7 इक्वल टू 5। अपना आंसर निकल चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखिए 6। ये क्या कहता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। कोई इंडस्ट्री है वो मिट्टी के बर्तन बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, पोल्ट्री आर्टिकल यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया, दैट की द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना है 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कहने का मतलब है सॉल्यूशन, कहने का मतलब है लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे इक्वल टू x। अपनों ने माना कि उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कहने का मतलब है एक दिन के अंदर अगर x आर्टिकल वो प्रोड्यूस करता है तो एक आर्टिकल को बनाने में उसको कितना कॉस्ट आता है, वो आता है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो इस नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस करो 2x, कितने बना रहा था x बना रहा था ना, उसका डबल 2x और उससे भी 3 ज़्यादा। उसने कैलकुलेशन की, उसने कैलकुलेशन करके बताया कि जितने, इसने कहा कि जितने आर्टिकल वो एक दिन में बनाता है ना उसके डबल का 3 ज़्यादा क्या होता है, एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट दैट डे, और उस दिन टोटल कॉस्ट कितना आया 90 रुपीज़ का, कितना आया 90 का। अब देखिए कितना आसान है, एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा है 2x + 3, एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा कितना है 2x + 3, और मेरे पास x आर्टिकल है तो x आर्टिकल को बनाने का खर्चा कितना होगा x × 2x + 3 इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करना है, x का 2x से मल्टीप्लाई 2x², x का 3 से मल्टीप्लाई 3x, ये 90 है, ये इधर आ जाएगा तो -90 इक्वल टू 0। अब आप 2 को भगा नहीं सकते हो, क्यों नहीं भगा सकते हो, क्योंकि अंदर 3 है, 3 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपका होमवर्क है। किस मेथड से सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसको सॉल्व करना, ठीक है। ओके बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो मुझसे पूछिएगा। बाय।